अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल की वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि आज से हम जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले वही चंद बातें मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आपने प्रैक्टिस करनी है, वीडियोस को सिर्फ देखना नहीं है। पूरी वीडियो देखने के बाद आपने इसको प्रैक्टिस भी करना है, तब आप मैथ में परफेक्ट बनेंगे। अच्छा, तो चलें आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। जब क्लास 10th का जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड आपने पढ़ना है। पूरे चैप्टर में आपने पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं, इनको किस तरीके से हल किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, और पूरे चैप्टर में इनकी कितनी फॉर्म्स हैं। मतलब मैं आपको बताऊंगा बारी बारी, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। An equation which contains the square of unknown variable quantity but not higher power is called quadratic equation. ये वाली डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद आगे थोड़ा सा समझेंगे। आप देखें आपके सामने एक ये इक्वेशन आ चुकी है। इसमें एक इक्वेशन है जो कि एक अननोन वेरिएबल में है। अननोन वेरिएबल इसमें कौन सा है? एक्स है। यहाँ पे भी एक्स है, और फिर उसके बाद एक कांस्टेंट है। तो अननोन वेरिएबल में एक इक्वेशन है आपके पास, और अननोन वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी है? टू। टू को आप क्या कहते हैं? स्केयर कहते हैं। तो यहाँ पे पावर 2 है। उसके बाद और इसकी जो हायर पावर है 2 से ज़्यादा नहीं होगी। आप ये देख सकते हैं कि ऐसी इक्वेशन जब आती है वो उसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इसके साथ एक और बात याद रखनी है कि ये जो फर्स्ट टर्म है ना, एक्स के साथ शुरू में जो ए कांस्टेंट है, ये ज़ीरो नहीं हो सकता। यहाँ पे आप इसको लिखेंगे ये ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर ये ज़ीरो हो तो फिर आप इक्वेशन क्या बन जाएगी? फिर आप इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, आपने क्या करना है, ये ज़ीरो नहीं हो सकता। आप और ए बी और सी जो है वो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, उसके बाद अगली बात जो हम इक्वेशन की डिग्री 2 होती है। आप देखें वो जो इसकी हायर पावर होगी ना इक्वेशन में, सबसे बड़ी पावर, वो इसकी डिग्री कहलाती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कौन सी है आज इक्वेशन में? एक्स के ऊपर 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। इसके बाद जो हमने अगली चीज़ पढ़नी है वो क्या है? फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितनी फॉर्म आप इस चैप्टर में आपको बताई गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपको बताया गया कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको कहा जाता है, उसकी फॉर्म क्या है? आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे जो स्टैंडर्ड फॉर्म की है, इसके अंदर 3 टर्म्स आपको बता दी हैं। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर वाली है, सेकंड टर्म एक्स एंड थर्ड टर्म cos स्क्वायर है और इज इक्वल टू 0 है। तो दूसरी कौन सी फॉर्म है? दूसरी फॉर्म आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है। और इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि आपकी यहाँ पे देखिए बी एक्स वाली टर्म मौजूद है ना, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की टर्म नहीं मौजूद होगी। एक्स वाली आपके पास सिंपल जो होगी वो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली और कांस्टेंट की मौजूद होगा। तो ऐसी फॉर्म को आप क्या कहते हैं? प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म की इक्वेशन में कितनी टर्म्स होती हैं और प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में कितनी टर्म्स होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, इसके अंदर कितनी टर्म्स है? नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। मतलब इसके अंदर आपके पास 3 टर्म्स होती हैं। ठीक है, और अगर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसके अंदर कितनी टर्म्स होंगी? उसके अंदर आपको नजर आ रहा है 1 एंड 2, तो इसके अंदर कितनी टर्म्स होगी? आपके पास 2 टर्म्स होंगी। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है, अक्सर पेपर में पूछी जाती है, इसलिए आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, अच्छा तो बच्चों, तो लास्ट चीज़ आपने देखनी है वो है कि आप कितने तरीकों से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 1.1 और 1.2 के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मौजूद है, उन दोनों एक्सरसाइज में मिला के 3 तरीकों से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। कितने तरीकों से? 3 मेथड हैं। 1.1 के अंदर 2 मेथड हैं और 1.2 के अंदर 1 मेथड है। तो 1.1 के अंदर जो आप पास जो है वो देखेंगे कि बाय फैक्टराइजेशन जो है वो 1.1 के अंदर आप इससे सॉल्व करेंगे। कौन से मेथड से? बाय फैक्टराइजेशन से। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसी तरह अगर हम जो है वो 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो वो बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से सॉल्व करेंगे। और इसी तरह अगर आप इसी तरह आप अगर एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे तो उसके अंदर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
तो ये थी ओवरऑल जो है वो बैकग्राउंड इस चैप्टर का एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कि आप क्वालिफिकेशन है क्या, इसके कितनी फॉर्म्स हैं, इसको कितने तरीकों से सॉल्व किया जाता है, इसके अंदर टर्म्स कितनी हैं, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो हो सकता है, हो जा सकता है, बल्कि 100% इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में लाजमी आता है, एमसीक्यूज में आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि आपको तैयार करना है। ठीक है, हम 1.1 प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करना शुरू करते हैं, लेकिन आपको 1.1 स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करने से पहले चंद बेसिक और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन का होना भी ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट के बारे में पहले बता दूँ, फिर हम क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बच्चों, आपने छोटी क्लासेस में, बिल्कुल छोटी क्लासेस से आपने प्लस करना सीखा होगा। सीखा है कि नहीं सीखा? सीखा है ना। मैं यहाँ पे आंसर नहीं लिखूंगा, ये आंसर आपने खुद फिल करना है। देखें, हमें पता है कि 5+3 करें तो 8 होता है। आप कहेंगे इतना सादा सा सवाल साहब ने क्यों पूछा है? चलिए थोड़ी देर बाद देखते हैं मैंने क्यों पूछा है। चलिए उसके बाद आगे आपने जो बात सीखी है वो ये सीखी है -4+2 को कैसे सॉल्व करना है, ये भी आपने सीखा होगा। अब देखें, ये जो थर्ड नंबर में मैंने लिखा है, ये देखिए -4+2, सेम वही नंबर नीचे मैंने लिखे हैं, लेकिन इनके दरमियान में ब्रैकेट्स लगा दें। ये भी आपने खुद सॉल्व करना सीखा होगा आपने कि ये मैंने लिखा इसलिए कि देखिए ये जो दो नंबर हैं ये आपस में ऐड और सब्ट्रैक्शन करके इसमें कंडीशन लगी हुई है, लेकिन जब हम नीचे देखते हैं तो ये -4 और +2 उसी का है, लेकिन जब इसके दरमियान में ब्रैकेट्स आ गई इसका मतलब है आगे मल्टीप्लाई हो रहा है। आमतौर पर देखा गया यहाँ पे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं मैथ में, बिल्कुल प्लस और माइनस करते वक्त और इन नंबरों को मल्टीप्लाई करते वक्त आमतौर पर बच्चे साइन की गलती कर देते हैं। बेसिक लेवल से मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँगा। इसके बाद अगली चीज़ देखें, दो, ये तो ऊपर मैंने जो बात की नंबर्स में बात की, अब यहाँ पे जो बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे देखें कि ये बात आपके पास कैसे हो रही है। ये दो जो है वो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं, मैं नहीं कहूँगा, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, आप मुझे क्वेश्चन का आगे पूछ सकते हैं अगर आपको ना समझ आए। तो क्या इनको मल्टीप्लाई कैसे होना चाहिए? क्या मल्टीप्लाई होने के बाद इसकी x की पावर स्केयर होनी चाहिए या इसको 2x होना चाहिए? मिस्टेक्स करते हैं बच्चे। आपको इतनी बात मैं बता दूं कि ये जो दो वेरिएबल लिखे हुए ना, अगर वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हों तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। क्या होती है? पावर्स ऐड हो जाती हैं। और बात बता दूं कि अगर जो वेरिएबल लिखा हुआ है इसके ऊपर पावर नहीं लगी तो उसका मतलब होगा पावर 1 है। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है। इसके बाद जो अगली बात है वो ये है कि इसी तरह अब ये दो और मैंने वेरिएबल भी लिखे हैं और उनके साथ मैंने कुछ कांस्टेंट नंबर भी लिखे, और ये दोनों डॉट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप यहाँ पे देखें ये कैसे मल्टीप्लाई होंगे, आपने सॉल्व करना है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे होना है कि 3 और 4 जो इनके साथ कोएफिशिएंट्स हैं, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है, जिस तरह 3 4 12 और एक्स की पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। जब वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर ऐड होती है, ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद जो अगली बात है, आपके पास एक क्वेश्चन में और लिख रहा हूँ, देखें ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा 4x+2 का, तो ये 4 क्या सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है या 2? ये जो ब्रैकेट लगी हुई है ना आपके पास, ये स्मॉल ब्रैकेट है, इसका मतलब यह है कि जो बाहर वाला 4 है ना, अंदर इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म्स हैं इन सब के साथ मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। बच्चों को कॉमन देने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं सिखाऊंगा, कॉमन की बारी आएगी तो उसमें भी सिखाएंगे। ये एक नंबर है और इसमें ब्रैकेट में दोनों जगह पे आपके x और 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। इसी तरह ये नीचे वाला है, ये आप दो प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये दो जो है वो एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर x+2 और सेकंड ब्रैकेट के अंदर 3x+6 है। तो आपने इसको किस तरह मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि आपको याद है, क्योंकि आगे हमें क्वेश्चन में करना है कि जो फर्स्ट वाला x है ना, इसने बारी बारी इस x के साथ ये पूरी ब्रैकेट, ये बेसिक आपको बता रहा हूँ, पूरी ब्रैकेट जो है ना 3x+6 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जानी है। अब देखिएगा, ये सेकंड वाली ब्रैकेट मैंने इस x को लिखा और फिर ये सेकंड वाली ब्रैकेट है ना 3x+6, इसको मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद आगे का ये जो नंबर है +2, ये +2 दोबारा लिखना है। ये आपने क्या लिखना है? +2 लिखना है, और +2 के साथ दोबारा यही पूरी ब्रैकेट आपकी दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो आगे जो प्रोसेस है वो सेम है कि x ने इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है और इस +2 ने दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है। कैसे मल्टीप्लाई होना है ये हम क्वेश्चन में सीखेंगे भी।
तो यहाँ तक अगर आपको बात प्रॉब्लम है तो आप मुझे इस बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन का हवाला देकर पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलें जी बच्चों, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट 1 लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं। देख लीजिएगा, आप सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो x + 7 ब्रैकेट के अंदर लिखा है और फिर दूसरी ब्रैकेट के अंदर x - 3 लिखा हुआ और इक्वल टू -7 लिखा है। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है और आपने ये बताना है कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है या प्योर फॉर्म बनती है। तो हम देखते हैं। और मैंने सबसे पहला स्टेप तो आपको पता है कि अभी मैंने लास्ट में आपको बताया कि ये दो प्रोडक्ट्स हैं, ब्रैकेट में प्रोडक्ट हो रहे हैं, दो टर्म्स हैं ब्रैकेट के अंदर, x + 7 और x - 3 है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये भी मैंने आपको बताया। आपने सबसे पहले x को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, x के साथ पूरी x - 3 वाली ब्रैकेट आपने लिख लेनी है, ठीक है। आप लिखेंगे, देखें x - 3 लिख लिया। अब इसके बाद आगे आपने क्या लिखना है, ये वाला +7 लिखना है, ये लिख लेंगे। और फिर दोबारा क्या करना है, ये वाली सारी ब्रैकेट आपने लिख लेनी है। लिख लिया, x + 3 लिख लिया, x - 3 लिख लिया, सॉरी। उसके बाद इज इक्वल -7 है। यहाँ तक कोई बात मेरा ख्याल है प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अगली बात यह कि x जो है ये दोनों टर्म के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए ये वाला x जब इस फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। बाहर x के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है 1 है, अंदर वाले x के ऊपर भी पावर कुछ नहीं है तो मतलब क्या है 1 है। तो इन दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी और जितना हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या लिख लेना है, x स्क्वायर लिख लेना है। उसके बाद इस x ने इस -3 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो माइनस एज इट इज नीचे आ जाना है। और जब ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा जी, आपके पास 3 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद x में 3x हो जाना है, ठीक। यहाँ तक बात समझ आ गई। फिर अब ये +7 खाली नहीं, +7 में मल्टीप्लाई होगा। आप देखेंगे ये प्लस है और इस x के शुरू में अगर कोई सिंबल नहीं है तो इसका मतलब है ये भी प्लस है। आपको बेसिक से सीखना है तभी आप आगे आगे जाके मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, तो इसलिए आप इसको बेसिक से एक क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल हम डीप लेवल पे जाके सीखेंगे। ये प्लस और इसका प्लस क्या होगा, पहले तो आपको बताऊंगा, ये मिलके प्लस हो गया, ठीक है। 7 ने इस x पर मल्टीप्लाई होना है तो मैंने क्या कहा, ये कोफिशिएंट के साथ, क्योंकि 7 इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, पावर के साथ नहीं। 7x हो गया, ठीक है। 7x के बाद फिर इसी तरह ये वाला प्लस और ये वाला माइनस। आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। आपने यहाँ पे लिखना है माइनस और इस 7 ने 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना, क्या हो जाएगा 21 और इज इक्वल -7 एज इट इज आपका आ गया। इसके बाद जो है ये फर्स्ट टर्म ऐसी आएगी, इन दो टर्म्स को आपने सॉल्व कर लेना। आपको पता है ये -3x और +7x मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सेम है, इनके साथ आपके पास क्या देख सकते हैं, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। अब और इनके दरमियान में प्लस और एक के शुरू में माइनस है, तो इसका मतलब है इसमें कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगनी है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की लगनी है। तो पहली बात तो ये कि फर्स्ट वाला एक्स तो आपका एज इट इज आ जाएगा। आपने देख लेना -3 और +7 कोफिशिएंट एज इट इज आएगा। ये ध्यान रखना है प्लस या माइनस होते वक्त जो कोफिशिएंट की सॉरी वेरिएबल की जो पावर होंगी वो मल्टीप्लाई या ऐड या कुछ भी नहीं होगा, वो सेम एज इट इज आएगा। जैसा एक के साथ एक्स है तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो सिर्फ कोफिशिएंट में प्लस और माइनस होना है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे +7 है। -3 + 7 आपको पता है कितना होता है, -3 + 7 4 होता है, +4 होता है, ये तो आपको पता है ना। उसके बाद x एज इट इज आ गया, देख लें मैंने x एज इट इज लिखा है, ये नहीं कि इसकी पावर कुछ ना आ रही। और अगली दोनों टर्म्स इसी तरह नीचे उतर आएंगी, ठीक है। उसके बाद अगली बात यह है कि आपने अगले स्टेप में ये सारी टर्म तो ठीक है, ये -7 जो इज इक्वल टू के राइट साइड है इसको भी आपने शिफ्ट करना है, क्योंकि आपने देखा था ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर राइट साइड पे 0 होता था, वहाँ पे कोई नंबर नहीं था। हमने यहाँ पे 0 बनाना है, तो 0 बनाना है तो -7 को किधर हो जाना है, पीछे आ जाना है, तो लेफ्ट साइड पे आ जाना है। हम सबसे पहले ये सारी टर्म लिखेंगे एज इट इज, ठीक है। 21 तक लिख लेंगे और -7 है तो आपको ही पता है रूल, जब एक टर्म इज इक्वल टू से दूसरी तरफ शिफ्ट करती है तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है। -7 पर इधर आकर हो जाएगा +7 और जब ये शिफ्ट हो गया तो पीछे राइट साइड में क्या बच जाता है, ये आप सबको पता होगी। जब एक टर्म शिफ्ट हो जाए पीछे कुछ भी ना कोई नंबर ना हो तो उसकी जगह पे आप 0 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली बात इसी सेम इसमें लिखते हैं, जो ये जो दो नंबर -21 और +7 है, अब देख रहे हैं के साथ x नहीं है, ये सेम कैटेगरी के नंबर है। सेम कैटेगरी के नंबर आपके प्लस या माइनस हो सकते हैं।
ये नहीं हो सकता कि 4x को आप 21 के साथ माइनस करें, क्यों? ये x वाली टर्म है और ये भी नहीं ऐड हो सकती एक्स स्क्वायर वाली 4 के साथ, क्यों? ये एक्स स्क्वायर है, ये प्लस 4x है। ये दो जो टर्म बची है ना -21 प्लस सेम कैटेगरी की, इसलिए आप इनको ऐड या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे -21 को +7 करते हैं, क्या बात है आपके पास पड़ जाता है जी, तो बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा और 14 बचेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये अभी इक्वेशन हम मैच करें, अगर वो दो फॉर्म हमें खड़ी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर फॉर्म, तो वहाँ पे जब 3 टर्म्स आती थी तो स्टैंडर्ड फॉर्म थी, तो 2 टर्म वाली प्योर थी। यहाँ पे कौन सी 3 टर्म आती है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। आप क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, लेकिन पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि एलसीएम, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर एलसीएम का जिक्र आना है, तो हमें पता होना चाहिए कि एलसीएम कैसे होती है। जब भी जो दो नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, जिसमें फर्स्ट वाला 1 डिवाइड बाई 3 है, प्लस फिर 5 डिवाइड बाई 7 और इन दरमियान प्लस या माइनस का कोई सिंबल हो, तो हम उसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम का सहारा लेंगे, बल्कि एलसीएम से उसको सॉल्व करेंगे। करना क्या होता है एलसीएम में, ये जो नंबर डिनोमिनेटर में, मतलब जो बटे में नीचे लिखे हुए हैं, इन एक 3 और दूसरा 7, दोनों को आपने बारी बारी लिख लेना है। देखते हैं, हमने इन दोनों नंबरों को पहले लिखा 3 और 7, ये देखें 3 और 7 हमने लिख लिया, और हमने पहले क्या करना है 3 से, मतलब इन दो नंबरों में से जो भी नंबर डिवाइड हो रहा है, एक हो या दोनों, किसी एक जो वो नंबर के साथ, यानी उसका कुछ फैक्टर बनेगा। तो ये 3 और 7 है, तो हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो जब हम 3 से इस 7 को भी अपना देंगे 3 से जब करेंगे तो आप क्या करेंगे, देखेंगे 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 1 3 आता है। ठीक है, और जब 7, क्योंकि 3 से तो डिवाइड होता नहीं, तो 7 एज इट इज आ जाना। अब यहाँ पे देखें 1 और 7 आपके पास आ गए, तो अब यहाँ पे एक नंबर ऐसा मौजूद है जो कि मजीद आगे डिवाइड हो सकता है, तो आपने उसको किससे, अगर ये यहाँ पे कोई और नंबर होता है 6 3 2 को 2 पे, इसका मतलब है वो किसी 2 छोटे फैक्टर से भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 7 और 7 अपने आप से डिवाइड होता है, तो आपने इसको डिवाइड कर लें। तो अब ये पहले वाला 1 एवरेज उतर आएगा, और दूसरे वाला क्या होगा 7 आपके पास, आप जब डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। ये दो फैक्टर्स आपके पास बने हैं। ठीक, एलसीएम देते वक्त आप क्या करते हैं, जितने भी साइड के पास फैक्टर बनते हैं इनको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 को 3 से करें क्या आता है 21 आएगा। आपने 21 लिख देना है और उस एक सेक्शन लाइन लगा लेनी है। 21 लिखने के बाद अब आपने क्या करना, मेन चीज़ है, अब आपने करना ये है, ये देखें फर्स्ट जो नंबर है ना, इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ 3, आपने इसको दिमाग में रखना है। फिर हाँ क्या रखना है, इस 3 को दिमाग में रखना है। फिर आपने इधर से ये जो नीचे डिनोमिनेटर में 21 लिखा हुआ है, इसको दिमाग में रखना है। अब आपने इस 3 का टेबल पढ़ना शुरू करना है, उस वक्त तक पढ़ना है जब तक 21 आ जाए। तो हम 3 को, आपको पता है 3 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होता है 21। आपने 3 का टेबल 7 तक पढ़ा ना, ये जो 7 नंबर आया ना, इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, इसके जो ऊपर नंबर है। ठीक है, ऊपर क्या है 1, तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका से आएगा 7 मल्टीप्लाई 1। सेम यही आप दरम्यान में फिर प्लस का साइन डालेंगे इसी तरह, और फिर यही काम जो करेंगे। आपने अब इस 7 नीचे जो 5 के नीचे जो नंबर लिखा होगा 7, इसका टेबल पढ़ना है, और उस वक्त तक पढ़ना है जब तक ये आ जाए 21 आ जाए। 7 का टेबल आप जानते हैं कि कितना पढ़ेंगे, 7 3 21। वो जो 3 आपके दिमाग में है ना, उस 3 में मल्टीप्लाई हो जाना किसे, इसी 7 को जो नंबर है इसके साथ, तो 3 में मल्टीप्लाई हो जाना किसके साथ, जाके 5 के साथ। तो ये एलसीएम लेने का तरीका है, मैंने आपको साइड में बता दिया। इस तरह आप एलसीएम लेंगे। इसके बाद क्या करना है, ये मैं सिर्फ आपको बेसिक गाइड होगा, क्वेश्चन के अंदर इसमें यूज होना है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में देखें ये दो जो फ्रैक्शनल नंबर है, एक ये है एक्स के प्लस 4 डिवाइड में 3 लिखा हुआ है, माइनस एक्स और फिर डिवाइड में 7 इज इक्वल 1, तो इज इक्वल टू बैक साइड में देखें तो आप यहाँ पे दो नंबर उसी तरह इनका, सबसे पहले तो आपने क्या दे देना एलसीएम। एलसीएम देंगे तो क्या आता है जी आपके पास, आपको पता है जी एलसीएम इसका कितना आ गया 21 आ गया। ठीक है, सबसे पहले आपने नीचे क्या लिख देना 21। अब 21 उसी तरह आपने 21 का जो टेबल है आप देखेंगे 3 को आप 21 के पास जाएंगे, 7 आया, इस 7 में जो है इस एक्स के प्लस 4 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाना पूरे के साथ। ये देखें ये 3 है, ये 21 है, आपने 3 का टेबल पढ़ा 21 तक, तो क्या आया 7, वो जो 7 आया इस ऊपर वाली टर्म के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाना, और ये पूरी टर्म के साथ होगा, और इसलिए आपने इस पूरी टर्म को ब्रैकेट में लिखना है। ये ना सिर्फ 7x लिख दें। आमतौर पर बच्चे गलती करते हैं कि वो ब्रैकेट नहीं लगाते, तो फिर वहाँ पे ये स्टेप गलत हो जाता है।
यहाँ क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि 7 सिर्फ एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। आपने क्या करना है, पूरी ब्रैकेट के अंदर ये काम लिखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद ये माइनस उसी तरह उतरेगा। अब दोबारा इस 7 और 21 को देखें, यहाँ पे 7 का टेबल फिर पढ़े 21 तक, तो 3 आता है। 3 ने किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाना है, इस ऊपर वाले एक्स के साथ, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई हो गया। अब उसके बाद इज इक्वल टू 1 एज इट इज उसी तरह ऊपर आएगा, ठीक है। अब अगला काम क्या है जी, अगला काम ये है कि जो 21 होता है, अब आपको तो एक चीज़ नज़र आ रही है, 1 के नीचे कोई नंबर नहीं नज़र आ रहा है, तो आप देखते हैं कि अगले स्टेप में हमने क्या करना है। हमने क्या करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। क्या कर देनी है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये 21 इधर से 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 1 के नीचे कोई नंबर ही नहीं है कि हम उसको जाके मल्टीप्लाई करते, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम जो है वो सिंपल इस 21 को दूसरे ले जाएंगे और बाकी सारी टर्म एज इट इज आ जाएंगे। 7x प्लस 4 माइनस 3x एज इट इज आ गया। देख लें ये पूरी टर्म ऊपर से सीधा होता है और इज इक्वल लगा के इस 1 ने 21 जो है वो दूसरी तरफ 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हो गया, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप वो पुरानी पिछले क्वेश्चन में बताया था, 7 ने क्या होना है, ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है। 7 जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 7x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे प्लस 4 जब प्लस एज इट इज आएगा और 4 ने जब 7 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये -3 जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट खत्म कर देंगे, -3 तो एज इट इज आपका सिंपल, अब बताया 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 21 एज इट इज आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म में क्या करना है, नेक्स्ट टर्म में आप 7x को इसी तरह उतार लें क्योंकि एक्स से बड़ी और कोई टर्म है ही नहीं। दूसरे नंबर पे आप क्या करेंगे कि आपको पता है कि एक्स के बाद जो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएं तो ये जो एक्स वाली टर्म होनी चाहिए, आप इसको हम तरतीब में लिख रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, प्लस 28 आपके पास आ जाएगा। आपने इसको ऑर्डर में लिख लिया दूसरे लफ्जों में, ठीक है। और इज इक्वल टू 21 ऐसे ही ऑर्डर में लिखना जरूरी है। फिर अगले स्टेप में ये 7x की बड़ी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी क्योंकि एक्स वाली भी कह दिया, इसने भी ऐसे नीचे उतर आना है। और फिर प्लस 28 है और ये रूल हमने पढ़ा हुआ है, जब 21 दूसरी तरफ से इस तरफ आएगा तो क्या हो जाना है, इसमें जो प्लस वाला फिर आज -1 हो जाएगा और इज इक्वल टू पीछे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये पहले पढ़ चुके हैं आप, ठीक है ना। उसके बाद आप देखें ये टर्म तो कोई सॉल्व नहीं होगी, -3x होगी, अकेली के लिए +28 और -21 है, ठीक है, इन्होंने सॉल्व होना है। +28 -21 के साथ होगा तो आपको पता है क्या आता है, ये सारी टर्म तो इसी तरह आ जाएंगी और तो 28 -21 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि ये कौन सी फॉर्म बनी है, ये थी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बनी है। तो इस तरह क्वेश्चन 2 भी आपका पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, ठीक है।